रुद्र कुमार देव एजुकेशन में अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका पार्ट 2 भूगर्भ और उसके पदार्थ। पृथ्वी के पूरे ब्रह्मांड का एक ऐसा ज्ञात ग्रह है जिस पर विकास जीवन पाया जाता है। अन्य आकाशीय पिंडों की भांति पृथ्वी की आकृति भी गोल है। आप यह भी जान सकते हैं स्रोत से गर्म जल और ज्वालामुखी से अत्यंत गर्म लावा पृथ्वी के भीतरी भागों से निकलकर धरातल पर पहुंचता है, जिससे स्पष्ट होता है कि धरातल के नीचे तापमान बहुत ऊंचा है। संचार के खनन कार्य 5 किलोमीटर से भी कम गहराई तक ही सीमित है। जैसे कि हम जानते हैं कि स्थल कृतियों का स्वरूप सदैव एक जैसा नहीं रहता, उनका रूप लगातार बदलता रहता है। पर्याय सत्यों के एक समूह में वे सत्या सम्मिलित है जो शैलों को कमज़ोर कर देती है, पिघटित कर देती है। दूसरे प्रकार की सत्या फूटी टूटी शैलों को ऊंचे भू भागों से हटकर नीचे के भू भागों में जमा करती रहती है। ये दोनों प्रक्रिया ही शैल की टूट फूट और नई स्थल कृतियों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण मृदा का निर्माण भी एक सीमा तक इन्हीं प्रक्रियाओं द्वारा होता है। इस पाठ में हम पृथ्वी के भूगर्भ और उसके पदार्थ, उसके ऊपरी भाग भूपट्टी के पदार्थ का अध्ययन करेंगे। आप परक्षीय और उसके प्रकार, तल संतुलन की प्रक्रिया और मृदा के निर्माण तथा उसके महत्व के विषय भी अध्ययन करेंगे। उद्देश्य: इस पाठ का अध्ययन करने के पश्चात आप पृथ्वी की आंतरिक भाग या भूगर्भ के संबंध में प्रत्येक परीक्षण करने की सीमा को समझा सकेंगे। भूगर्भ की विभिन्न परतों की तुलना उनकी मोटाई, तापमान, धरातल और दबाव के संदर्भ में कर सकेंगे। शैल और खनिज में अंतर कर सकेंगे। रचना के आधार पर शैलों का वर्गीकरण कर सकेंगे। शैलों का आर्थिक महत्व बता सकेंगे। अपक्षय शब्द की व्याख्या कर सकेंगे और उपयुक्त उदाहरणों द्वारा उसके प्रकारों का वर्णन कर सकेंगे। धरातल के स्वरूप बदलने वाली तल संतुलन के विभिन्न प्रक्रियाओं की व्याख्या कर सकेंगे। निम्नीकरण और अधिवृद्धि में अंतर कर सकेंगे। मृदा निर्माण व अपक्षय के बीच संबंध स्थापित कर सकेंगे। मृदा निर्माण में सहायक विभिन्न कारकों की व्याख्या कर सकेंगे। पृथ्वी का आंतरिक भाग या भूगर्भ। पृथ्वी के आंतरिक भाग को प्रत्यक्ष रूप से देखना संभव नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा गोला है और इसके भूगर्भीय पदार्थों की बनावट गहराई बढ़ने के साथ बदलती जाती है। मनुष्य के खनन एवं वेतन क्रियाओं द्वारा इसके लिए ही किलोमीटर तक के आंतरिक भाग को निरपेक्ष रूप से देखा है। गहराई के साथ तापमान में तेजी से वृद्धि के कारण अधिक गहराइयों तक खनन और वेधन कार्य करना संभव नहीं है। भूगर्भ में इतना अधिक ऊंचा तापमान है कि वेधन में प्रयोग किए जाने वाले किसी भी प्रकार के यंत्र को पिघलाया जा सकता है। अंतर्वेधन कार्य कम गहराइयों तक ही सीमित है, इसलिए पृथ्वी के गर्भ के विषय में प्रत्यक्ष जानकारी के मिलने में कठिनाई आती है। पृथ्वी के विशाल आकार और गहराई के साथ बढ़ते तापमान ने भूगर्भ के प्रत्यक्ष जानकारी की सीमा निश्चित कर दी है। 2900 किलोमीटर भूपट्टी स्थल मंडल, मोटाई 45 किलोमीटर, स्थल मंडल सिहल 100 किलोमीटर, मेटल सीमा C1 तरल बाहरी कोड, कोस्ट भीतरी कोड 1420 किलोमीटर, नीचे। पृथ्वी के आंतरिक भागों की केंद्रीय परतें। भूगर्भ की रचना। पृथ्वी की आंतरिक परतों का वर्गीकरण और इनकी मोटाइयों को चित्र संख्या 2.1 में दर्शाया गया है। पृथ्वी की सबसे अधिक गहराई वाले परत को कोर कहते हैं। ये सबसे अधिक धरातल वाली परत है। इसका धरातल 11.0 से अधिक है। यह लोहा और निकल वस्तुओं से बनी है, इसलिए कोर को निकेल क्रोम लोहा कहते हैं।
कोड को पुनः दो परतों में बांट सकते हैं। इसकी बाहरी परत कोष्ठ है, इसे इस चित्र सी से दिखाया गया है। दूसरी परत अर्धस्थल है, जिससे चित्र C1 से दिखाया गया है। जो परत कोड को घेरे हुए है उसे मेटल कहते हैं। ये परत मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है, इसलिए इस परत को सीमा सिलिका मैग्नीशियम भी कहते हैं, जिसका घनत्व 3.1 से 5.1 तक मेटल पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत से घिरा है। इसे स्थानमंडल कहते हैं। इसका घनत्व 2.75 से 2.90 है। स्थलमंडल के मुख्य निर्माणकारी तत्व सिलिका C, एल्युमिनियम L है, इसलिए इस परत की सिकला एल्युमिनियम भी कहते हैं। स्थलमंडल के ऊपरी भाग में भूपट्टी कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग की तीन प्रमुख सकेंद्रीय परतें हैं: कोर, मेटल और स्थलमंडल। कोर सबसे आंतरिक परत है। ये पृथ्वी की सबसे अधिक घनत्व वाली परत है। इसका निर्माण निकेल और लोहे तत्वों से हुआ है। कोर और स्थलमंडल के बीच की परत मेटल है। इसके प्रमुख निर्माणकारी तत्व सिलिका और मैग्नीशियम है। स्थलमंडल पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, जिसमें सिलिका और एल्युमिनियम तत्वों की अधिकता है। भूगर्भ तापमान, दबाव और घनत्व। तापमान गहरी खानों और गहरे कूपों से जानकारी मिलती है कि पृथ्वी के भीतर गहराई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता है। ये बात ज्वालामुखी के उद्गर्भों में पृथ्वी के अंदर से निकले अत्यधिक गर्म लावे से भी सिद्ध होती है कि भूगर्भ की ओर तापमान बढ़ता जाता है। विभिन्न परमाणुओं से स्पष्ट होता है कि भूगर्भ के धरातल से केंद्र की ओर तापमान बढ़ने की दर एक समान नहीं है। कहीं पर ये तेज है और कहीं पर धीमी। आरंभ में तापमान बढ़ने की औसत दर प्रत्येक 32 मीटर की गहराई 1 सेल्सियस है। तापमान इस स्थिर वृद्धि के आधार पर 10 किलोमीटर की गहराई में तापमान धरातल की अपेक्षा 300 सेल्सियस से अधिक होना चाहिए और 400 किलोमीटर की गहराई में इसे 1200 सेल्सियस होना चाहिए। तापमान की इस वृद्धि दर के अनुसार भूगर्भ के सभी पदार्थ पिघली हुई अवस्था में होने चाहिए, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। चट्टान जितनी अधिक गहराई में होगी, उनके पिघलने का तापमान बिंदु उतना ही उच्च होगा। इसका कारण ये है कि भूगर्भ के नीचे दबी सैलों पर ऊपर की सैलों का इतना अधिक दबाव होता है जिससे उनके पिघलने का तापमान बिंदु धरातल की तुलना में बहुत अधिक हो जाता है। उदाहरण के लिए बेलसाल्टी लावा सेल धरातल पर 1250 सेल्सियस से भी पिघलती है, परंतु वह सेल भूगर्भ में 32 किलोमीटर की गहराई पर 1400 सेल्सियस से तापमान पिघलाएगी। भूकंप की तरंगों के व्यवहार से भी ये बात सिद्ध होगी। उससे इस बात की भी पुष्टि होगी कि भूगर्भ में तापमान के बदलने के साथ पदार्थों की संरचना भी परिवर्तन आता है। भूगर्भ के ऊपरी 100 किलोमीटर में तापमान के बढ़ने की दर 12 सेल्सियस से प्रति किलोमीटर है। अलग 300 किलोमीटर में यह वृद्धि दर 20 सेल्सियस से प्रति किलोमीटर है और इसके बाद में वृद्धि दर केवल 100 सेल्सियस से प्रति किलोमीटर रह जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि धरातल के नीचे तापमान बढ़ने की दर पृथ्वी की केंद्र की ओर घटती है और इस गणना के अनुसार पृथ्वी के केंद्र और तापमान लगभग 400 सेल्सियस से 500 सेल्सियस के बीच है। भूगर्भ इतना ऊंचा तापमान उच्च दबाव के फलस्वरूप हुई रासायनिक प्रक्रिया के रेडियो धीमी तत्वों के विखंडन के कारण ही संभव है। दबाव भूगर्भ में ऊपरी परतों के बहुत
अधिक भार के कारण पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाने पर दबाव भी नियंत्रण बढ़ता जाता है। पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक दबाव, ये दबाव समुद्र तल पर वायुमंडल के दबाव से 30-40 लाख गुना अधिक है। केंद्र पर उच्च तापमान होने के कारण यहाँ पाए जाने वाले पदार्थों को ध्रुव रूप से होना स्वाभाविक है, परंतु इस ऊपरी दबाव के कारण यह ध्रुव रूप ठोस का आचरण करता है। संभव इसका स्वरूप प्लास्टिक नमूना है। धरातल पृथ्वी के केंद्र की ओर नियंत्रण दबाव के बढ़ने और भारी पदार्थों के होने के कारण उसकी परतों का घनत्व भी बढ़ता जाता है। सबसे गहरे भागों में अत्यधिक धरातल वाले पदार्थों का होना स्वाभाविक है। इस बारे में अनुच्छेद 2.2 में पहले ही चर्चा हो चुकी है। भूपट्टी के पदार्थ। स्थलमंडल का सबसे ऊपर भाग भूपट्टी कहलाता है। ये पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि इसकी ऊपरी सतह पर मानव रहते हैं। जिन पदार्थों से भूपट्टी बनी है उन्हें सेल कहते हैं। सेल विभिन्न प्रकार की होती है। सेलें ग्रेनाइट की तरह कठोर, चीटा मिट्टी की तरह मुलायम अथवा बजरी के समान बिखरी होती है। सेल भिन्न रंग, भार और कठोरता के लिए सेलें खनिजों से बनी है। वह एक या एक से अधिक खनिजों का मिश्रण, दूसरी ओर खनिज एक या एक से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलने से बने खनिजों में एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। भूपट्टी 2000 से भी अधिक खनिजों से बनी है, परंतु इसमें से 6 खनिजों की अधिकता है। इन्हीं का पृथ्वी की ऊपरी परत के निर्माण विशेष योग है। इन 6 खनिजों के नाम सल्फर, ग्रेनाइट, पाइकिस, एल्फीबोल, अब्रक और ओलिवीन। ग्रेनाइट एक कठोर सेल है। इसके निर्माण खनिज क्रिएटिट, पस्पर और अब्रक है। इन खनिजों के अनुपात में भिन्नता होने से ग्रेनाइट के रंग और उसकी कठोरता में अंतर आ जाता है। जिन खनिजों से धातु अंश होता है उन्हें धातु खनिज कहते हैं। हेमटाइट एक प्रमुख लोहा अक्षय है। ये धातु खनिज है। अक्षय धर्मिक खनिज होते हैं जिससे धातुओं का निकलना लाभकारी होता है। सेल का निर्माण खनिजों से हुआ है। इसका मानव जीवन में बहुत अधिक महत्व है। सेलों के प्रकार। आपने गुण कणों के आकार और उनके बनने की प्रक्रिया के आधार पर विभिन्न प्रकार की होती है। निर्माण क्रिया की दृष्टि से सेलों के 3 वर्ग होते हैं: अग्नेय, अवसादी और रूपांतरिक। अग्नेय सेल इग्निस अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ये लैटिन भाषा के इनिक्स शब्द से बना है। इंगिस शब्द का अर्थ अग्नि से। इससे इन शैली की उत्पत्ति स्पष्ट होती है, अर्थात वे सेल जिनकी उत्पत्ति अग्नि से हुई है उन्हें अग्नि सेल कहते हैं। अग्नि सेलें अति तप्त चट्टानी तरल पदार्थ, जिन्हें मैग्मा कहते हैं, के ठंडे होकर जमने से बनती हैं। भूवर्ग में मैग्मा के बनने की निश्चित गहराई की हमें जानकारी नहीं है। ये संबंध विभिन्न गहराइयों पर बनता है जो 40 किलोमीटर से अधिक नहीं होती। सेलों के पिघलने से आयतन में वृद्धि होती है जिसके कारण भूपट्टी टूटती है या उससे तरलें पड़ती है। इन खुले छंदों या मुखों के सहारे ऊपर से पकड़ने वाले दबाव में कमी आती है जिससे मैग्मा बाहर निकलता है। अगर ऐसा ना हो तो ऊपर से पकड़ने वाला अत्यधिक दबाव मैग्मा को बाहर जाने नहीं देता। जब मैग्मा धरातल पर निकलता है तो उसे लावा कहते हैं। पिघला हुआ मैग्मा भूगर्भ में या पृथ्वी की सतह पर जम ठंडा होकर ठोस रूप धारण करता है जो अग्नेय सेलों का निर्माण होता है। पृथ्वी की आरंभिक भूपट्टी अग्नेय सेलों से बनी है तथा अन्य भी सेलों का निर्माण अग्नेय सेलों से ही हुआ है। इसी कारण अग्नेय सेलों को जनक या मूल सेल भी कहते हैं। भूगर्भ के सबसे ऊपरी 16 किलोमीटर की मोटाई में अग्नेय सेलों का भाग लगभग 95% अग्नेय सेल समृद्ध, कठोर, भारी, विशालकाय और रावेदार होती है। निर्माण स्थल के आधार पर अग्नेय सेलों
को दो वर्गों में बांटा गया है, बाह्य और अभिभेदी ज्वालामुखी और आंतरिक या अंतर्भेदी अग्निशैल। बाहरी अग्निशैल धरातल पर लावा के ठंडा होकर जमने से बनी है। इन शैलों की रचना में लावा बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। लावा के जल्दी ठंडा होने से इसमें छोटे आकार के रवे बनते हैं, उन्हें ज्वालामुखी शैल भी कहते हैं। गर्वों और बेसलाइट गर्वा अग्नि शैलों के सामान्य उदाहरण हैं। ये शैलें ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाई जाती है। उदाहरण के दक्कन पठार की रेगुर अथवा काली मिट्टी लावा से बनी है। आंतरिक अग्नि शैलों की रचना मैग्मा के धरातल के नीचे जमने से होती है। धरातल के नीचे मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होता है। अंत इन शैलों में बड़ा आकार के रवे बनते हैं। अधिक गहराई में पाए जाने वाली आंतरिक शैलों को पत्रिकीय अग्निशैल कहते हैं। ग्रेनाइट और डोराइट आंतरिक अग्निशैल के सामान्य उदाहरण दक्कन पठार के हिमालय क्षेत्र में ग्रेनाइट शैलों के विस्तृत भूखंड देखे जा सकते हैं। आंतरिक अग्निशैलों की आकृति कई प्रकार की होती है। इस चित्र इसमें ठोस बाहरी अग्नि ग्रेनाइट, आंतरिक अग्निशैल बेथोलिक मैग्मा, पत्थरीय अग्निशैल सिल। यह अग्निशैल का चित्र है। इस चित्र से भी आप समझ सकते हो। चित्र 2.2 में स्पष्ट होता है कि भूपट्टी में मैग्मा के ठंडा होने पर विभिन्न आकृतियों में अग्निशैल बनाती है। यह आकृतियाँ शैली में प्राप्त स्थान तथा मैग्मा के दबाव पर निर्भर करती है। बैथोलिथ सिल और ग्रेनाइट ट्राइक इनके उदाहरण हैं। बैथोलिथ बड़े आंतरिक आग्नेय चट्टानी पिंड है। इनका आकार कुछ 100 किलोमीटर से हजारों किलोमीटर तक होता है। ये विश्व के बड़े पर्वत समूह के स्थूल कोड है। लाखों वर्षों के अपराधन के कारण कभी कभी इनकी असमानता धुमा छल धरातल पर दिखाई देने लगती है। पूर्ववर्ती शैलों के बीच मैग्मा के समांतर तहों के रूप में जमने के स्वरूप सील कहते हैं। ड्राइक शैलों के बीच मैग्मा का लगभग जमाव या उनकी लंबाई कुछ 1 मीटर से लेकर कई किलोमीटर तक, चौड़ी कुछ 1 सेंटीमीटर से लेकर सैकड़ों सेंटीमीटर तक हो सकती है। रासायनिक गुणों के आधार पर आग्नेय शैलों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, अम्लीय और क्षारीय शैल। ये क्रमशः ये अम्लीय और क्षारीय लावा के जमने से बनते हैं। अम्लीय अग्नि शैलों के सिलिका की मात्रा 65%। इसका रंग बहुत हल्का होता है। ये कठोर और मजबूत शैल है। ग्रेनाइट इसी प्रकार की शैल का उदाहरण है। क्षारीय अग्नि शैल में सिलिका की मात्रा अम्लीय शैलों से कम पाई जाती है, जिसमें सिलिका की मात्रा 55% से कम होती है। ऐसी शैलों में लोहा और मैग्नीशियम की अधिकता है। इनका रंग गहरा और काला होता है। इन पर ऋतु अपक्षय का बहुत प्रभाव पड़ता है। ग्रेओवेसाइट और डोकेराइट क्षारीय शैलों के उदाहरण है। अग्नि शैल तीव्र द्रवित पदार्थ मैग्मा अथवा लावा के ठंडे होकर जमने से बनी है। बाह्य अग्नि शैल धरातल पर लावा के ठंडा होकर जमने से बनी है। बेसाल्ट और ग्रोवो इसके उदाहरण हैं। आंतरिक अग्नि शैल धरातल के नीचे मैग्मा के जमने से बनी है। ग्रेनाइट इसका उदाहरण है। अवसादी शैलें, इन शैलों की रचना अवसादों के निरंतर जमाव से होती है। ये अवसाद किसी भी पूर्ववर्ती शैल अग्नेय रूपांतरित या अवसादी शैलों का अत्यधिक मलबा होता है। अवसादों का जमाव परतों के रूप में होता है, इसलिए इन शैलों का परतदार शैली भी कहते हैं। इन शैलों की मोटाई कुछ से लेकर कई मीटर तक होती है। इन शैलों की परत के बीच में जीवाश्म भी मिलते हैं। जीवाश्म प्रागैतिहासिक काल के पशु और पौधों के अवशेष है। ये अवशेष अवसादी शैलों की परतों में जम कर भार बनने के कारण ठोस रूप धारण कर लेते हैं। धरातल पर अधिकतर अवसादी शैलों का विस्तार
मिलता है, परंतु ये शैलें कम गहराई तक ही मिलती है। शैलों से पहले अनेकों कण टूटते हैं और फिर उन टूटे कणों को परिवहन के कारक बहता जल, समुद्र, लहरें, हिमनी, पवन आदि का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। जब परिवहन के कारकों में इन कणों को ढोने की शक्ति में कमी आती है तो वह समुद्र, झील या नदी के शांत जल में अथवा अंतरतः मुक्त स्थानों पर जमा हो जाते हैं। ढोकर लाए गए शैलों के कणों के किसी स्थान पर जमा होने की प्रक्रिया को अवसाद या निवेशन कहते हैं। अवसादी शैलों का नाम अवसाद ढोने वाले कारकों और उनके जमाव स्थल के संदर्भ में रखा जाता है, जैसे नदीकृत शैल, झील, सरोवरी शैल, समुद्रकृत शैल, मरुस्थल, पवनकृत शैल, हिमनीकृत शैल आदि। अवसाद प्रायः बारीक कणों से निहित मुलायम परत होती है। आरंभ में यह बालू मिट्टी के रूप में होते हैं। कलातंत्र में यही पदार्थ भारी दबाव के कारण संयुक्त रूप धारण कर ठोस बन जाते हैं और अवसादी शैलों का निर्माण करते हैं। आरंभ में अवसादी शैलों का जमाव क्षैतिज रूप में होता है, बाद में चलकर भूपट्टी में हुई हलचलों के कारण झुकाव पैदा हो जाता है। बलुआ पत्थर शैल, चूना पत्थर और डोलोमाइट अवसादी शैलें हैं। परिवहन के विभिन्न कारक जैसे बहता जल, पवन या हिमनी अवसादों को अलग अलग कारकों में झांकते रहते हैं। विभिन्न आकार में अवसाद अनुकूल परिस्थितियां पाकर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। कंग्लोमेरेट इस प्रकार के अवसादी शैल का उदाहरण है। इस प्रकार प्रक्रिया से बनी शैलों को भौतिक अवसादी शैल कहते हैं। पेड़ पौधे अथवा जानवरों से प्राप्त जैविक पदार्थ के एकीकरण से बनी अवसादी शैल जैविक मूल की शैली में होती है। कोयला और चूना पत्थर जैविक मूल की अवसादी शैल है। अवसादों की रचना रासायनिक प्रक्रिया के भी संबंध में जल अपनी धुलन क्रिया के द्वारा शैलों से बहुत सारे रासायनिक तत्व ग्रहण कर अवसाद के रूप में जमा करता रहता है। यही अवसाद कलातंत्र में शैल बन जाते हैं। सेदा, नमक, शीशम, सोरा आदि सब इसी प्रकार की शैलें हैं। संसार के विभिन्न विशाल के बलित पर्वतों जैसे हिमालय, एडिस आदि की रचना शैलों से हुई है। संसार के सभी जलोढ़ निक्षेप सभी अवसादों के एकीकृत रूप में अंत सभी नदी दोनियों विशेषकर उनके मैदान तथा डेल्टा अवसादों के जमाव से बने हैं। इनमें सिंधु गंगा का मैदान और गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सबसे उत्तम उदाहरण है। अवसादी शैलों की रचना अवसादों के एक के ऊपर एक जमा होने के परिणाम स्वरूप होती है। इन शैलों में परतें होती है, अंत इन्हें परतदार भी कहते हैं। जीवाश्म प्रौद्योगिकी के पेड़ पौधों तथा पशु के अवशेष जो अवसादी शैलों की पर्वतों के बीच में दबकर ठोस रूप धारण कर चुके हैं। रूपांतरित या कार्यात्मक शैल। पर्वतीय प्रदेशों में अधिकांश शैलों में परिवर्तन के प्रमाण मिले हैं। ये सभी शैलें कलातंत्र में रूपांतरित हो जाती है। अवसादी तथा आग्नेय शैलों पर अत्यधिक ताप से यह दाब पड़ने के कारण रूपांतरित शैलें बन जाती है। उच्च ताप और उच्च दाब पूर्ववर्ती शैलों के रंग, कठोरता, खंडन तथा खनिज संगठन में परिवर्तन कर देते हैं। जहाँ शैलें गर्म तीव्र मैग्मा के संपर्क में आती है वहाँ उनकी रचना में परिवर्तन आ जाता है। इस परिवर्तन की प्रक्रिया को रूपांतरण और कालेतरण कहते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा बनी शैल को रूपांतरित शैल कहते हैं। भूपट्टी के बाद भुज अत्यधिक ऊष्मा के प्रभाव से अवसादी और आग्नेय शैलों को खनिजों में जब द्रवों का पुनर्निर्माण अथवा रूप में परिवर्तन होता है तो उसे तापीय रूपांतरण अथवा स्पर्शीय रूपांतरण कहते हैं। जब द्रविड़ मैग्मा अथवा लावा शैलों के संपर्क में
आता है तो सेलों के मूल रूप में परिवर्तन ला देता है। इसी प्रकार भारी दबाव के कारण सेलों में परिवर्तन होता है। दबाव के कारण हुए परिवर्तन को गतिक या प्रादेशिक रूपांतरण कहते हैं। स्लेट, निक्स, सीरस्ट, संगमरमर और हीरा रूपांतरित सेलों के उदाहरण हैं। रूपांतरित सेल अपनी मूल सेलों से अधिक कठोर और मजबूत होती है। तालिका 1.1 रूपांतरित सेल और उनकी मूल सेलों के उदाहरण दिए हुए हैं। इन तालिका का ध्यान से अध्ययन करिए। तालिका 2.1 मूल सेल और इनकी रूपांतरित सेल। सेल का नाम सेल के प्रकार, बनने वाले रूपांतरित सेल। चूना पत्थर, अवशोधित सेल, संगमरमर। डोलोमाइट, अवशोधित सेल, संगमरमर। बलुआ पत्थर, अवशोधित सेल, ग्वाजाइट सेल, अवशोधित सेल, स्लेट। प्लेट रूपांतरित सेल, फाइलिस्ट। कोयला, अवशोधित सेल, हीरा। ग्रेनाइट, आग्नेय सेल, नीस। फाइनिस्ट रूपांतरित सेल, शिस्ट। संसार के विभिन्न प्रकार की रूपांतरित सेलें पाई जाती है। भारत में संगमरमर राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश में मिलता है। हिमाचल प्रदेश में कनाडा और कुमायूं क्षेत्र में विभिन्न रंग के स्प्लेट मिलते हैं। रूपांतरित सेल की रचना अवशोधित, आग्नेय या पूर्ववर्ती रूपांतरित सेलों पर भारी ताप और दबाव के प्रभाव के कारण होती है। तापीय रूपांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें भारी ताप के कारण सेलों में परिवर्तन होता है। गतिक रूपांतरण सेलों का वह बदला स्वरूप है जो पृथ्वी की हलचलों के समय भारी दबाव के कारण होता है। सेलों का आर्थिक महत्व। मनुष्य पृथ्वी तल पर विविध क्रियाकलाप लंबे समय से कर रहा है। समय और तकनीकी विकास के साथ वह सेलों और खनिजों का विधित प्रयोग करता है। वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे ही मनुष्य की सुख सुविधा के लिए सेलों और खनिजों की उपयोगिता बढ़ती गई। सेलों के महत्व के संबंध में संक्षिप्त जानकारी नीचे दी गई है। मृदा सेलों से प्राप्त होती है। मृदा से मानव के लिए भोजन मिलता है। इसके साथ ही विभिन्न कृषि उत्पादनों से उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल भी प्राप्त होता है। भवन निर्माण कार्य सामग्री सेलों के अप्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्राप्त होती है। सेलें ही हमारी प्रकार के भवनों की सामग्री का एकमात्र स्रोत है। ग्रेनाइट, नीस, बलुआ पत्थर, संगमरमर, स्प्लेट आदि का मकान बनाने में भारी मात्रा में उपयोग होता है। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है। दिल्ली और आगरा का लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है। भारत और विदेशों में बिस्पेट का उपयोग छतों के निर्माण में किया जाता है। खनिजों के स्रोत। खनिज आधुनिक सभ्यता की आधारशिला है। धरती खनिजों के मूल्यवान सोना, प्लूटोनियम, चांदी, तांबा से लेकर एल्युमिनियम और लोहा मिलता है। ये धात्विक खनिज विभिन्न प्रकार की सेलों में पाए जाते हैं। कच्चा माल कई सेलों और खनिजों का उपयोग विभिन्न प्रकार के उद्योग के लिए माल के रूप में होता है। सीमेंट उद्योग तथा चूना भाटियों में कई प्रकार की सेलों और खनिजों का उपयोग तैयार माल प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। ग्रेफाइट का उपयोग सुरमा और पेंसिल निर्माण उद्योग में किया जाता है। मूल्यवान पत्थर विभिन्न प्रकार के रूपांतरित तथा आग्नेय सेलों से प्राप्त होते हैं। हीरा बहुत ही मूल्यवान पत्थर है। इसका उपयोग जवाहरात बनाने में होता है। ये रूपांतरित सेल है। इसी प्रकार दूसरे मूल्यवान पत्थर पन्ना नीलम आदि भी विभिन्न प्रकार की सेलों से प्राप्त होते हैं। ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस महत्वपूर्ण खनिज ईंधन। परमाणु ऊर्जा भी ईंधन के रूप में हमें विभिन्न प्रकार की सेलों से मिलती है। उर्वरक भी सेलों से प्राप्त किए जाते हैं। फास्फेट उपद्रव फास्फेट नामक खनिज से मिलता है। संसार के कुछ भागों में
फास्फोराइट खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता है। सेल और खनिज आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रकार की धातु, मूल्यवान पत्थर उद्योगों के लिए कच्चा माल और ईंधन के स्रोत है। अपक्षय क्या है? धरातल सेलों के विघटन मुख्य रूप से मौसम के तत्वों के प्रभाव का ही परिणाम है। तापमान, वर्षा, पाला, कोहरा और बर्फ मौसम के प्रमुख तत्व हैं। धरातल की सेल जैसे ही मौसम के तत्वों के संपर्क में आती है, वैसे ही उसका अपक्षय आरंभ हो जाता है। अपक्षय एक स्थानीय प्रक्रिया है जिसमें सेलों का विघटन और अपघटन मूल स्थान पर ही होता है। विघटन तापमान में परिवर्तन और पाले के प्रभाव से होता है। इस प्रक्रिया में सेलें टुकड़ों में बिखर जाती है। अपघटन की प्रक्रिया में सेलों के अंदर रासायनिक परिवर्तन होते हैं। सेलों में विभिन्न प्रकार के खनिजों के कण एक दूसरे के साथ दृढ़ता से धुंधे होते हैं, लेकिन पानी में घुलकर कुछ खनिज कण हो जाते हैं। कुछ खनिजों का स्वरूप बदल जाता है। प्राकृतिक के विघटन में अपघटन की प्रक्रिया साथ ही साथ चलती रहती है। अपक्षय पेड़ पौधे की जड़ों और कुछ जीव जंतु के बिल बनाने के कारण भी होती है। हमें ये सदैव ध्यान में रखनी चाहिए कि अपक्षय पदार्थ हमने मूल स्थान पर ही पड़े रहते हैं। अपक्षय की प्रक्रिया में पदार्थों का परिवहन और स्थानांतरण शामिल नहीं होता। यह बात अलग है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण अपक्षयित पदार्थ ऊपर से नीचे की ओर खिसक जाते हैं। अपक्षय के प्रकार: भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, जैविक अपक्षय। भौतिक अपक्षय: जब सेल अपने संगठन में बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है तो उसे भौतिक अपक्षय कहते हैं। भौतिक अपक्षय अधिकतर सूक्ष्म और ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों में होता है। भौतिक अपक्षय भिन्न प्रकार के क्षेत्रों में अलग अलग ढंग से होता है। इसके कुछ उदाहरण निम्न हैं। पिंड विच्छेदन: हम सभी जानते हैं कि गर्मी के कारण सेलें फैलती है और सर्दी के कारण सिकुड़ती है। गर्म मरुस्थलीय प्रदेशों में दिन में तापमान बहुत ऊंचा हो जाता है। इसके विपरीत रातें बहुत ठंडी होती है। दैनिक ताप प्रतिशत के अधिक होने के कारण सेलें बार बार फैलती है और सिकुड़ती है। इनकी दायरे और जड़ें चौड़े होते जाते हैं। अंत सेलें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इस प्रक्रिया को पिंड विवेचन कहते हैं। पिंड विवेचन नियंत्रण फैलने पर सिकुड़ने से सेलों में दरारें पड़ती है। चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हो। पिंड विवेचन चित्र 2.3। अपस्खलन: सेलें सामान्य ताप की कुचलन होती है। अधिक गर्मी के कारण सेलों की बाहरी परतें जल्दी ही फैल जाती है, लेकिन भीतरी परतें गर्मी से लगभग अप्रभावित रहती है। बार बार फैलने और सिकुड़ने से सेलों की बाहरी परतें सेल के मुख्य भाग से अलग हो जाती है। इस प्रक्रिया में सेलों की परतें प्याज के छिलके की तरह ही उभरती चली जाती है। इसे अपस्खलन की प्रक्रिया कहते हैं। बिहार के सिंहभू जिले में डोलेराइट सेलों के गोलाकार पिंडों का निर्माण इसी प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। महाबलीपुरम में ग्रेनाइट के गुंबद सेल रूप से कृष्ण की लड्डू और जबलपुर के पास मदन महल की पहाड़ियों के ग्रेनाइट के गुंबद अपस्खलन के अच्छे उदाहरण हैं। अपस्खलन द्वारा चट्टानों की ऊपरी परतों का उतरना व टूटना। साथ दिए सेल खंड का अनुप्रस्थ काट। चित्र 2.4 की परतों का उतरना। तुषारी अपक्षय: बड़े ठंडे पर्वतीय प्रदेशों में सेलों के दायरों और जोड़ों में भर जल बाहर जमता और पिघलता है। इससे सेलों टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब पानी बर्फ के रूप में जमा जाता है तो उसका आयतन 10% बढ़ जाता है। ठंडे प्रदेशों में इस क्रिया के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों और कणों में बिखर जाती है। इसे तुषारी अपक्षय कहते हैं। तुषारी अपक्षय सर्दियों में जल भरण, तापमान
0 सेल्सियस गिरना। जल जमने से धारियों का चौड़ा होना। तुषारी अपक्षय संगठन में रासायनिक परिवर्तन में बिना सेलों के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना भौतिक अपक्षय कहलाता है। सेलों के जल्दी जल्दी फैलने और सिकुड़ने से उनमें जोड़ और पर्दे पड़ जाते हैं, परिणाम वे छोटे छोटे पिंडों में टूट जाती है। ये पिंड विच्छेदन कहलाती है। अपक्षय की वह प्रक्रिया जिसमें तापमान की भिन्नता के कारण सेलों की बाहरी परतें प्याज के छिलके की तरह उतर जाती है, अपक्षलन कहलाती है। वो ठंडे प्रदेशों में सरों और जोड़ों के भरे जल के जमने से उसका टूटना तुषारी अपक्षय कहलाता है। रासायनिक अपक्षय रासायनिक क्रिया द्वारा नए यौगिक के बने या नए तत्वों के निर्माण के कारण सेलों में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक अपक्षय कहते हैं। जल, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रासायनिक अपक्षय के मुख्य कारक हैं। उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों में रासायनिक अपक्षय अधिक तीव्रता से होता है। रासायनिक प्रक्रिया द्वारा जल और वायुमंडलीय गैसों की मदद से सेलों के अपघटन को रासायनिक अपक्षय कहते हैं। रासायनिक अपक्षय मुख्य रूप से 4 प्रक्रिया होती है। ऑक्सीजन, इस प्रक्रिया में वायुमंडलीय ऑक्सीजन की सेलों पर होने वाली प्रतिक्रिया से ऑक्सीजन के बनने को ऑक्सीकरण कहते हैं। इसी क्रिया का सबसे अधिक प्रभाव लोहे खनिजों पर देखा जाता है। आर्द्र वायु में विद्यमान ऑक्सीजन सेलों के लोहे कणों को सबसे अधिक प्रभावित करती है। इसमें लोहे और पीले या लाल ऑक्साइड बन जाते हैं। इसे लोहे पर जंग लगना कहते हैं। कलातंत्र में यह जंग सेलों को पूरी तरह से अपघटित कर देता है। कार्बोनीकरण, इस प्रक्रिया के विभिन्न प्रकार के कार्बोनेट बनते हैं। इसमें से कुछ पानी में घुलनशील होते हैं। उदाहरण के लिए जब कार्बन डाइऑक्साइड द्रुत वर्षा का जल चूने की प्रवेशीय मेद सेलों से होकर गुजरता है तो सेलों के जोड़ कार्बनिक अम्ल की क्रिया से चौड़े हो जाते हैं। धीरे धीरे इन जोड़ों की चौड़ाई बढ़ती जाती है और चूना पानी में घुल कर बह जाता है। सेलों के इस प्रकार के अपघटन को कार्बोनेटीकरण कहते हैं। जल योजन, इस प्रक्रिया से सेलों के खनिजों में जल अवशोषित हो जाता है। जल के अवशोषण से सेलों का आयतन बढ़ जाता है तथा इसके कणों की आकृति बदल जाती है। उदाहरण के लिए जल नियोजन के द्वारा फल्सपार नाम के सेल ओकोलिन मृदा में बदल जाते हैं। जबलपुर के निकट विंध्याचल की पहाड़ियों पर केओलिन मृदा का निर्माण इसी प्रक्रिया द्वारा हुआ है। घुलन, इस प्रक्रिया में कुछ खनिज पानी में घुल जाते हैं, वह पानी में घुलकर बह जाते हैं। छेदा नमक और शिक्षम इसी प्रक्रिया द्वारा बहा लिया जाता है। रासायनिक अपक्षय में ऑक्सीजन, कार्बोनेटीकरण, जलयोजन और धोलन की प्रक्रिया शामिल है। जैविक अपक्षय वनस्पति, जीव जंतु और मनुष्य के द्वारा होता है। वनस्पति, पेड़ पौधे के द्वारा सेलों में भौतिक और रासायनिक दोनों ही प्रकार का अपक्षय होता है। पेड़ पौधों की जड़ सेलों के जड़ों में घुस जाती है, समय के साथ लंबे और मोटी होती जाती है। इस तरह सेलों के जोड़ों पर उनका दबाव निरंतर बढ़ता जाता है और अंत में टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाती है। वृक्षों की जड़ें दरारों को चौड़ा करती है। मिट्टी दरारें। चित्र 2.6 सेलों पर वनस्पति का प्रभाव। जीव जंतु, बिल बनाकर रहने वाले जीव जैसे केंचुए, चूहे, खरगोश, दीमक और चींटियाँ सेलों को तोड़ने फोड़ने और विखंडित सेलें आसानी से अपराधित हो जाती है
और पवनें इन्हें उड़ा ले जाती है। जानवरों के खुरों से मिट्टी उड़ जाती है, इससे मृदा अपरदन में तेजी आ जाती है। केंचुए और दीमक का कार्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक के अनुसार एक एकड़ भूमि में 1.5 लाख केंचुए हो सकते हैं। ये एक वर्ष में 10 से 15 टन सैलों को उपजाऊ मृदा में बदल कर धरातल पर ला सकते हैं। मनुष्य विभिन्न प्रकार की सैलों के अपक्षय में मनुष्य का बहुत बड़ा हाथ होता है। कृषि, भवन और सड़क निर्माण जैसी अनेक क्रियाएं के द्वारा मनुष्य सैलों की काफ़ी तोड़-फोड़ करता है। मनुष्य की खनन प्रक्रिया के द्वारा सैलें कमज़ोर होकर ढीली पड़ जाती है और अंत टूट-फूट जाती है। पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य जैसे जैविक कारक भौतिक और रासायनिक दोनों ही प्रकार का अपक्षय करते हैं। अपक्षय और मृदा। अपक्षय की प्रक्रिया में विषय में पढ़कर हम ये जान गए हैं कि इनके द्वारा विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। मृदा निर्माण में अपक्षय की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मृदा कृषि का आधार है। कृषि के सारे संचार को भोजन मिलता है। भौतिक अपक्षय धरातलीय सैलों को विखंडित करके उन्हें बारीक चूर्ण में बदल देता है। जल इन छोटे छोटे सैल कणों को परत के रूप में बिछा देता है। जैविक अपक्षय में हुमुस बनता है। ये जैव पदार्थ पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के क्रियाकलाप से बनता है, जो मृदा के निर्माण में सहायक करता है। अपक्षय के विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा भिन्न भिन्न रंगों और गुणों वाली मृदाओं का निर्माण होता है। सैलों के विखंडन के अलावा अपक्षय का मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। तल संतुलन। भार सत्या भूमि को समतल बनाने के लिए नियंत्रण कार्य कर रही है। इस सत्याप्रदन और निरपेक्षण के बीच एक संतुलन की व्यवस्था स्थापित करने का प्रयत्न करती रहती है और प्रयुक्त सत्यों की इस प्रक्रिया को तल संतुलन की प्रक्रिया कहते हैं। नदी, हिमनियाँ, पवनें, समुद्री लहरें तथा भूमिगत जल स्थल संतुलन के कारक है। ये कारक नियंत्रण, अपक्षय, अपरदन और निरीक्षण करने में लगे रहते हैं। धरातल के ऊंचे भागों को पीसकर नीचे करने का काम अपरदन के द्वारा होता है। जल संतुलन के बहाकर आपराधिक पदार्थों को ले जाकर गड्ढों या नीचे स्थानों में भरते रहते हैं। धरातल के किसी भाग को हम तभी लक्षण विहीन मैदान कहें तब वहाँ सत्या, वहाँ अपरदन और निर्वेक्षण कार्य करना बंद कर दे। लेकिन ऐसा भाग कभी स्थानीय नहीं होते, क्योंकि वहाँ और आंतरिक दोनों ही प्रकार की सत्या कभी भी एक दूसरे के कार्य को पूरा नहीं होने देती। आप पढ़ चुके हैं कि आंतरिक सत्या धरातल पर प्रमुख स्थलाकृतियों का निर्माण करती है तथा वहाँ सत्या उन्हें समतल करने में लगी रहती है। तल संतुलन के कार्य को दो भागों में बांटा जा सकता है। निम्नीकरण। अपरदन की प्रक्रिया के द्वारा सैलों को पीसकर खुरसकर या काटकर उनको मूल स्थानों से हटा दिया जाता है। इससे ऊंचे स्थान धीरे धीरे नीचे होते जाते हैं। इस प्रक्रिया को निम्नीकरण कहते हैं। निम्नीकरण में सबसे पहले तो अपक्षय का कार्य आता है। इसमें पीसे हुए और खुचे हुए सैल पदार्थ गुरुत्वाकर्षण शक्ति से नीचे की ओर खिसक जाते हैं। दूसरे इसमें अपरदन का कार्य भी पूरा करते हैं। इस प्रक्रिया में तल संतुलन का कोई कारक सैल पदार्थों को मूल स्थान से हटा ले जाना सैल पदार्थों के परिवहन की गति की वृद्धि के साथ साथ अपरदन और परिवहन की क्षमता भी बढ़ती जाती है। अर्धिवृद्धि। नीचे क्षेत्र के गड्ढों में अपरदन पदार्थों के जमा होने का निरीक्षण कहते हैं। निरपेक्षण तब शुरू होता है जब तल संतुलन के कारकों की शक्ति घट जाती है, उनके मार्ग में कोई अवरोध आ जाता है। परिणाम स्वरूप आपराधिक पदार्थ गड्ढों में जमा हो जाते हैं। इसे नई स्थलाकृतियों का निर्माण
होता है तथा पहले से विद्वान स्थल कृतों का स्वरूप बदल जाता है। आप इसका पाई चार्ट भी देख सकते हो। चित्र ऊंचे भाग परिवहन निम्नीकरण अपरदन द्वारा नीचा होना। धरातल के समतल की स्थिति निरपेक्षण द्वारा ऊंचा होना। नीचे भाग चित्र 2.7 तल संतुलन की प्रक्रिया। ऊपर के चित्र को ध्यान से देखिए, इसमें तल संतुलन की पूरी प्रक्रिया समझाई गई है। इसी चित्र में इस प्रक्रिया के दोनों अंगों निम्नीकरण और अर्धवृद्धि को भी समझाया गया है। चित्र में दिखाया गया कि अपक्षय और अपरदन ऊंचे भागों को नियंत्रण नीचे कर रहे हैं। परिवहन की प्रक्रिया के द्वारा प्रेरित पदार्थों को मूल स्थानों से हटाकर नीचे क्षेत्रों में जमा किया जा रहा है। नीचे स्थलों का तल अपराधित पदार्थों के निरपेक्षण से ऊंचा उठ रहा है। अंत एक भाग तल चौरस या लगभग चौरस हो जाता है। तल संतुलन की प्रक्रिया किसी अकेले कारक के द्वारा पूरी नहीं होती। यह अलग अलग बात है कि किसी क्षेत्र में या किसी समय तल संतुलन का कोई एक कारक अधिक क्रियाशील हो सकता है। धरातल के चौरस होने को तल संतुलन कहते हैं। इसी निम्नीकरण और अर्धवृद्धि दोनों ही प्रक्रिया सम्मिलित है। अपरदन के द्वारा धरातल के पिसने और निम्नीकरण कहते हैं तथा गड्ढों को भर कर ऊंचा करने की प्रक्रिया को अर्धवृद्धि कहते हैं। मृदा और उसका निर्माण। मृदा जैव तथा अजैव पदार्थों की एक परिवर्तनशील और विकासशील पतली परत है जो भूस्पष्ट को ढके हुए है। ये वनस्पति आवरण को बनाए रखने में मदद देती है। इसमें विभिन्न परतें होती है जो मूल सेल में भौतिक, रासायनिक और जैविक अपक्षय की प्रक्रिया द्वारा बनती है। मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण को नियंत्रित करने वाले 5 कारक के मूल सेल, उच्चावच, समय, जलवायु तथा जैविक तत्व शामिल। पहले 3 कारकों को निरपेक्षीय कारक तथा अंतिम 2 कारकों को क्रियाशील कारक कहते हैं। आधारित सेल तथा जलवायु मृदा निर्माण के 2 महत्वपूर्ण कारक हैं क्योंकि ये अन्य कारकों को प्रभावित करते हैं। मृदा सेल। मृदा अपने नीचे स्थित विभिन्न खनिजों से युक्त सेल या मूल सेल 6 पदार्थों से निर्मित होती है। मूल सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है तथा भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं द्वारा गठित हो जाती है। इससे मृदा के अजैव खनिज कणों का निर्माण होता है। मूल सेल मृदा निर्माण में लगने वाले समय, उसके रासायनिक संगठन, रंग, खंडन, बनावट, खनिज अंश तथा उर्वरता को भी प्रभावित करती है। उच्चावच। किसी क्षेत्र को स्थलकृत मूल सेल पदार्थों के अपरदन की मात्रा वहाँ बहने वाले जल की गति को प्रभावित करती है। इस प्रकार मृदा निर्माण में सहायक प्रक्रिया प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उच्चवच से प्रभावित होती है। तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में जल तेजी से बहता है। इसके विपरीत मंद ढालों में जल की गति धीमी होती है। इसलिए तीव्र ढालों वाले क्षेत्रों की भूमि में पानी की रिसाव कम होता है जिसमें मृदा निर्माण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। तीव्र ढालों पर अपरदन अधिक तेजी से होता है जिसमें मृदा निर्माण में बाधा पड़ती है। यही कारण है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पतली परत वाली कम उपजाऊ भूमि का निर्माण होता है। मैदानी क्षेत्रों में पूर्ण विकसित उपजाऊ मृदा का निर्माण होता है। समय का निर्माण बहुत धीरे धीरे होता है। समय मृदा का निर्माण बहुत धीमे धीमे होता है। पूर्ण रूप से विकसित मृदा का निर्माण तभी होता है जब भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक कार्य करती है। जलवायु। मृदा की प्रक्रिया में जलवायु सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक है। जलवायु न केवल लंबे समय की लंबी अवधि के मूल सेल पदार्थों के कारण मृदा उत्पन्न अंतरों को कम करती है अपितु मृदा के होने वाली जैविक प्रक्रिया को भी प्रभावित करती है। इस प्रकार एक प्रकार की जलवायु वाले
प्रदेशों में दो विभिन्न प्रकार के मूल शैल पदार्थों के द्वारा एक ही प्रकार की मृदा का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए राजस्थान के शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट के एक ही प्रकार की बलुआई मृदा का निर्माण हुआ है। इसके विपरीत दो विभिन्न जलवायु प्रदेशों में एक ही प्रकार के मूल शैल पदार्थों में से भिन्न प्रकार की मृदाओं का विकास होता है। उदाहरण के लिए दावेदार ग्रेनाइट शैल पदार्थों से मानसूनी जलवायु प्रदेशों में जहाँ लेटेराइट मृदा का निर्माण हुआ है, वहीं अपरद प्रदेश में लेटेराइट से भिन्न मृदाओं का निर्माण हुआ है। किसी प्रदेश में अपक्षय की प्रक्रिया इसके प्रभाव तथा वनस्पति और जीवों के प्रकार का सीधा संबंध ऋतुओं के अनुसार बदलते तापमान तथा इनके वितरण और वर्षण के साथ है। इस प्रकार जलवायु मृदा निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मृदा खनिज मृदा निर्माण करती है। शैल इसके परिणाम स्वरूप अपक्षय होते हैं। जलवायु प्रभावित करती है। वनस्पति जो नष्ट होकर निर्माण करती है। ह्यूमस चित्र 2.8 मृदा निर्माण के कारक। वनस्पति तथा जीव मूल शैल पदार्थों पर विकसित मृदा की गुणवत्ता में वहाँ के पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं की सक्रिय भूमिका होती है। मित पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं से मृदा का जैविक अंश बनता है। अपघटन व जैविक प्रक्रिया के सहयोग से जैव पदार्थ ह्यूमस के रूप में बदल जाते हैं। ह्यूमस में से ही मृदा उपजाऊ बनती है। इसके द्वारा मृदा की जल धारण करने की क्षमता में वृद्धि होती है। मृदा ऐसी जैविक पदार्थ के द्वारा वनस्पति का पोषण करती है। इसके बदले में वनस्पति का आवरण मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत की प्रदन में रक्षा करती है। वनस्पति का आवरण वर्षा के जल को बहाने से रोकता है और उसे मृदा की निचली परतों से रिसने के लिए मजबूर करता है। इस आवरण से मृदा की नमी का वाष्पीकरण भी कम होता है। इस प्रकार उपजाऊ और विकसित मृदा बनने में सहायता मिलती है। जलवायु तथा वनस्पति या जीव जंतु मृदा निर्माण के क्रियाशील कारक। मूल शैल पदार्थ उच्च वक्ष और समय मृदा निर्माण के सक्रिय कारक। मृदा की स्तर स्थितियाँ। एक मृदा की परत जो कमोवेश धरातल के समांतर होती है तथा जिसमें मृदा के विशिष्ट गुण होते हैं, उसे मृदा की स्तर स्थिति कहते हैं। मृदा स्तर मृदा में मृदा की सुस्पष्ट परतें होती है जो भौतिक और रासायनिक संगठन, जैविक पदार्थ और संरचना में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। मृदा स्तरों को दर्शाने वाली परिच्छेदिका को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। ह्यूमस स्तर मृदा स्थिति, ऊपरी मृदा उपमृदा स्तर स्थिति, अपेक्षीय शैल, अधस्तर सस्तर स्थिति, आधार शैल, आधारी शैल जो अपक्षय नहीं हुई, स्थल स्थिति। मृदा चित्र 2.9 मृदा की स्तर स्थितियाँ और आधार शैल। आइए मुख्य मृदा स्तरों और उनकी विशेषताओं का संक्षेप में पुनरीक्षण करें। 4 मुख्य मृदा स्तर क, ख, ग और घ महत्वपूर्ण परत है। स्तर स्थिति के क मृदा की ऊपरी परत होती है, इसे ऊपरी परत कहते हैं। इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसका रंग काला होता है। परत के स्तर स्थिति ग ऊपरी मृदा के नीचे होती है, इसे उपमृदा कहते हैं। वास्तव में यह निरीक्षण क्रिया की पेटी जोन होती है। ये 2 परतें या स्तर स्थितियाँ मृदा का मुख्य भाग है। परत या स्तर स्थिति ग
वास्तव में मूल शैल का अपक्षेत भाग है। इस परत का रंग उप मिद्रा की अपेक्षा कुछ अधिक काला होता है, क्योंकि इस मिद्रा में मुख्य मिद्रा के घुले हुए पदार्थ जमा हो जाते हैं। मिद्रा के ये घुले हुए पदार्थ वास्तव में हुमस या खनिजों के बहुत ही महीन कण होते हैं। परत या स्तर स्थिति ग वह मूल शैल है जिसका अपक्षय नहीं हुआ है। ये मिद्रा परिच्छेदिका की सबसे नीचे परत होती है। मिद्रा परिच्छेदिका मिद्रा की विभिन्न परतों के विन्यास को कहते हैं। ये परतें भौतिक, रासायनिक और जैविक तत्वों के आधार पर एक दूसरे से भिन्न होती है। मिद्रा अपरदन प्राकृतिक कारकों जल, पवन आदि द्वारा मिद्रा के पूर्ण स्थापन से अधिक दर से मिद्रा के निकासन को मिद्रा अपरदन कहते हैं। मिद्रा अपरदन के प्रकार। मिद्रा अपरदन मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है: पवन अपरदन, परत दर अपरदन, नदिका अपरदन तथा अवनालिका अपरदन। पवन अपरदन। पवन बहुत बड़ी मात्रा में बालू और मिद्रा के महीन कणों को मरुस्थलीय प्रदेशों से उड़ाकर निकटवर्ती खेती वाली भूमियों पर बिछाते रहते हैं, इसलिए ये निम्न भूमियों की उर्वरता को नष्ट करते हैं। इस प्रकार के अपरदन को पवन अपरदन कहते हैं। इस प्रकार का अपरदन संसार के मरुस्थलीय तथा उनके निकटवर्ती प्रदेशों में हो रहा है। भारत में थार मरुस्थल 1 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र को घेरे हुए है। थार मरुस्थल का विस्तार राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब में है। ये पवन अपरदन का अत्यधिक प्रभावित है। परतदार अपरदन। जल जब एक परत के रूप में बहता है जो मिद्रा की पतली परतों को अपने साथ बहा ले जाता है, इस प्रकार के अपरदन को परतदार अपरतदार कहते हैं। इस प्रकार का अपरदन सामान्य नदी घाटियों तथा बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में होता है। इस प्रकार के अपरदन से लंबे समय में मिद्रा की ऊपरी परत घट जाती है और मिद्रा अनुपजाऊ हो जाती है। नदी का अपरदन। धरातलीय पदार्थ समेत परत को बहाते हुए जल के द्वारा निष्कासन नदी का अपरदन कहलाता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत बहुत सी क्षुद्र सरिताएं वर्षा ऋतु में बन जाती है तथा इनकी गहराई केवल कुछ सेंटीमीटर होती है। यह अपरदन भी करती है। इसे ही नादिका अपरदन के नाम से जानते हैं। अवनालिका अपरदन। जब ढाल की ओर जब नालियों में बहता है तो वह मिद्रा कोनों को उखाड़ कर बहा ले जाता है। इसे अवनालिकाएं बन जाती है। यह धीरे धीरे गहरी और चौड़ी होकर विस्तृत क्षेत्र में फैल जाती है। इस प्रकार के अपरदन का अवनालिका अपरदन कहते हैं। इस प्रकार का अपरदिक भूमि को उस्थास भूमि कहते हैं। हमारे देश की 2 नदियों यमुना चंपर के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश अवनालिका अपरदन के द्वारा काफ़ी बड़े क्षेत्र को उत्खात भूमि में बदल दिया है। अंतिम 2 का अपरदन कई कारकों से प्रभावित होता है। ये कारक जल प्रवाह की मात्रा और गति, मिद्रा की अपराधित होने की क्षमता, ढाल का स्वरूप, मिद्रा का गठन का बनावट, वर्षा का स्वरूप तथा वनस्पति का अपरदन, जल प्रवाहन में पवनों का अत्यधिक, आंधियों की घटी और बर्बरता तथा वनस्पति आवरण मुख्य कारक है। संसार की सागर की लहरें उन तटवर्ती क्षेत्रों में अपरदन करती है जो चूने के पत्थर जैसी कमजोर शैलों से बने होते हैं। इन प्रकार का अपरदन केरल के तट पर काफ़ी बड़े पैमाने पर हुआ है। पर्वतीय क्षेत्रों तथा नदी दोनियों में
नदी द्वारा मार्ग बदलने तथा हिमपात से मृदा का बहुत अत्यधिक अपरदन हुआ है। प्राकृतिक सत्य मानव क्रियाओं से मृदा के अपरदन के हटने को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन 4 प्रकार के होते हैं: पवन अपरदन, परतदार अपरदन, नदी का अपरदन और अवनालिका अपरदन। मृदा अपरदन को प्रभावित करने वाले कारक हैं: जल प्रवाह की मात्रा तथा गति, ढाल का स्वरूप, मृदाओं का गठन और बनावट तथा वनों की वरीयता और गति। मृदा संरक्षण। मृदा एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। ये प्रत्येक और परोक्ष रूप से भिन्न प्रकार के जीवों का भरण पोषण करती है। इसके अतिरिक्त मृदा निर्माण एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। मृदा अपरदन की प्रक्रिया ने प्रकृति के इस अनूठे उपहार को केवल नष्ट ही नहीं किया है, अपितु अनेक प्रकार की समस्या भी पैदा कर दी है। मृदा अपरदन से बाढ़ आती है। इन बाढ़ों से सड़कों व रेलमार्गों, पुलों, जल विद्युत परियोजनाओं, जल पूर्ति और पंपिंग केंद्रों को काफ़ी हानि पहुंचती है। मृदा संरक्षण का तात्पर्य उन विधियों से है जो मृदा को अपने स्थान से हटाने से रोकते हैं। संसार के विभिन्न क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए भिन्न भिन्न विधियाँ अपनाई गई है। इस विधियाँ का विवरण नीचे दिया गया है। वन संरक्षण। वन के वृक्षों की अंधाधुंध कटाई मृदा अपरदन का प्रमुख कारण है। वृक्षों की जड़ें मृदा पदार्थों को बांधे रखती है। मृदा पदार्थों को बांधे रखती है। यही कारण है कि सरकारों ने वनों को सुरक्षित घोषित कर दिया है तथा इन वनों में वृक्षों की कटाई पर रोक लगा दी है। मृदा संरक्षण की यह वृद्धि भी सभी प्रकार के भूभागों के लिए उपयुक्त है। वनों को वर्षों लगने वाले दूत कहा जाता है। इसमें मृदा निर्माण की प्रक्रिया तेज हो जाती है। वृक्षारोपण। नदी, घाटियाँ, बंजर भूमि तथा पहाड़ ढालों पर वृक्ष लगाना मृदा संरक्षण की दूसरी विधि है। इससे इन प्रदेशों में मृदा का अपरदन कम हो जाता है। मरुस्थलीय सीमांत क्षेत्रों में पवन अपरदन को नियंत्रित करने के लिए वृक्षारोपण एक प्रभावी उपाय है। मरुस्थलीय क्षेत्रों के सीमावर्ती भागों में वृक्ष लगाकर रेगिस्तान रेतों में जमाने से रोका जा सकता है। इस तरह मरुस्थलीय क्षेत्रों की वृद्धि पर अंकुश लगाता है। हमारे देश में थार मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए राजस्थान, हरियाणा, गुजरात तथा पंजाब में बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाए जा रहे हैं। बाढ़ नियंत्रण। वर्षा ऋतु में नदियों में जल की मात्रा बढ़ जाती है। इसमें मृदा के अपरदन में वृद्धि होती है। बाढ़ नियंत्रण के लिए नदियों पर बांध बनाए गए हैं। इसमें मृदा का अपरदन रोकने में मदद मिलती है। नदियों में जल के लहरों द्वारा सूखाग्रस्त क्षेत्रों की ओर मुड़कर तथा जल संरक्षण की अन्य सुनियोजित विधियों द्वारा भी बाढ़ों को रोका जा सकता है। नियोजित चराई। अत्यधिक चराई से पहाड़ ढालों की मृदा ढीली हो जाती है और जल इन ढीली मृदाओं को आसानी से बहा ले जाता है। इन क्षेत्रों में नियोजित चराई से वनस्पति का आवरण को बचाया जा सकता है। इस प्रकार इन क्षेत्रों के मृदा अपरदन को कम किया जा सकता है। बांध बनाना। अवनालिका अपरदन से प्रभावित भूमि में बांध या अवरोध बनाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ये विधि न केवल मृदा का अपरदन रोकती है अपितु इससे मृदा की उर्वरता बनाए रखने, जल संसाधनों के संरक्षण तथा भूमि को समतल बनाने में भी सहायता मिलती है। सीढ़ीदार खेत बनाना। पर्वतीय ढालों पर मृदा के संरक्षण के लिए सीढ़ीदार खेत बनाया एक अन्य विधि है। सीढ़ीदार खेत बनाने के लिए प्रत्येक पर्वतीय प्रदेश में ढलान के
पार समतल चबूतरे बनाने से है। इस विधि से इन क्षेत्रों में मृदा का प्रदन रुक जाता है, साथ ही जल संसाधनों का समुचित उपयोग भी हो जाता है। इस प्रकार इन खेतों में फसलें उगाई जा सकती हैं। सोचिए, समोच्चार रेखीय जुताई, मृदा संरक्षण की वृद्धि। ये विधि तंत्रिक भूमि वाले प्रदेशों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। भूमि को समान ऊंचाइयों पर जोतने से हल के फूड या नालियाँ ढाल के आर पार बना जाती है। इससे मृदा के अपरदन की खेती में कमी आ जाती है। इस विधि मृदा उर्वरता और आर्द्रता बनाए रखने के लिए भी प्रयोग में लाई जाती है। कृषि और पेड़ीदार विधि अपनाना, मृदा संरक्षण को ये विधि मरुस्थलीय और अर्धमरुस्थलीय प्रदेशों के चारिंग प्रदेशों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। इस विधि में खेत को पट्टियों में बांट दिया जाता है। एक पट्टी में एक साल खेती की जाती है, जबकि दूसरी पट्टी बिना जोते बोए खाली पड़ी रहती है। छोड़ी गई पट्टी की वनस्पति का आवरण मृदा प्रदन को रोकता है तथा उर्वरता को बनाए रखता है। अगले वर्ष इस प्रक्रिया को उलट दिया जाता है। सास्य बर्तन से तात्पर्य मृदा की उर्वरता को बनाए रखने के लिए चुने हुए खेत में विभिन्न फसलों को बारी बारी बोने से है। इस प्रकार सास्य बर्तन के द्वारा ऐसे खेतों की उर्वरता भी बनी रहती है। इसमें लगातार कोई ना कोई फसल खड़ी रहती है। यह विधि उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है जहां जनसंख्या के दबाव के कारण खेती के लिए भूमि कम रह गई है। इस विधि संचार के अधिकतर देशों में अपनाई जाती है। भूमि उत्थान, जल द्वारा बनी उत्थान भूमियों को समतल करके भी मृदा प्रदन को रोका जा सकता है। मृदा संरक्षण की ये विधि नदी घाटियों पर पहाड़ी प्रदेशों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। हमारे देश में चंबल और यमुना नदियों के उत्खात भूमियों वाले विस्तृत क्षेत्र को इस विधि द्वारा समतल किया गया है। मृदा रक्षण की विधियाँ है वनों की रक्षा, वृक्षारोपण, बांध बनाना, भूमि उत्थान, बाढ़ नियंत्रण, अत्यधिक चौड़ाई पर रोक, पट्टीदार व सीढ़ीदार कृषि, समचर्य रेखीय जुताई तथा साक्ष्य बर्तन। आपने क्या सीखा? पृथ्वी एक विशाल गोलाकार ठोस पिंड है। भूगर्भ को प्रत्यक्ष रूप से ही किलोमीटर की गहराई तक देखा जा सकता है। पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर जाने पर तापमान, दबाव और घनत्व बढ़ते जाते हैं। भूमि गर्भ को 3 परतों में बांटा गया है: स्थलमंडल, मेटल और कोस्ट। स्थलमंडल के ऊपरी भाग को भूपट्टी कहते हैं। भूपट्टी का निर्माण जिन पदार्थों से हुआ है उन्हें सेल कहते हैं। सेल एक या एक से अधिक खनिजों का मिश्रण है। खनिज विभिन्न तत्वों से बने हैं, उनका एक निश्चित रासायनिक संगठन है। निर्माण क्रिया के आधार पर सेलों को 3 वर्गों में बांटा गया है: आग्नेय, अपसदी और रूपांतरिक। आग्नेय सेल द्रवित लावा अथवा मैग्मा के जमने से बनी है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ग्रेवो अन्य सेल के उदाहरण हैं। जब द्रवित पदार्थ धरातल के नीचे गहराइयों में जमता है तो उसे आंतरिक आग्नेय सेल और धरातल के ऊपर जमने वाले स्वरूप को बाह्य आग्नेय सेल कहते हैं। सेल चूरा पत्थर, औषधि सेल, रूपांतरिक सेल पूर्ववर्ती सेलों के रूपांतरिक से बनी है। सेलों का मानव जीवन में बहुत उपयोग है। इससे मूल्यवान वस्तु, पत्थर तथा भवन निर्माणकारी पदार्थ, ईंधन आदि मिलते हैं। धरातल पर स्थल के बिना
स्वरूप में नियंत्रण परिवर्तन होता रहता है, जिसमें महाशक्तियाँ दिन रात ऊंचे नीचे भागों को समतल करने का प्रयत्न करती रहती है। अक्षय द्वारा शैलों में भिन्न प्रकार का परिवर्तन होता रहता है। मौसम के तत्वों जैसे ताप, जल, पाला आदि के द्वारा शैलें कमज़ोर हो जाती है, उसमें दरारें तथा रद्र बढ़ते जाते हैं, जिससे बड़े बड़े शैल खंड छोटी कुटियाओं और कणों के रूप में विखंडित होती है। इसे भौतिक अपक्षय कहते हैं। इस प्रकार का अपरदन मरुस्थलों, सूक्ष्म उष्ण जलवायु वाले प्रदेशों और ठंडे प्रदेशों में बहुत अधिक होता है। गैसों और जल की क्रियाओं के परिणाम स्वरूप शैल खनिजों में रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन ऑक्सीजन कार्बोनेटीकरण, जल योजना और घुलन की प्रक्रियाओं से होता है। इसे रासायनिक अपक्षय कहते हैं। इस प्रकार का अपक्षय उष्ण और आर्द्र जलवायु प्रदेशों में होता है। वनस्पति, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े और मनुष्य जैविक अपक्षय के कारक, इनके द्वारा रासायनिक और भौतिक अपक्षय भी होता है। मृदा मानव के एक उपयोग प्राकृतिक साधन। यह मृदा से अपना भोजन, वस्त्र और अन्य उपयोग वस्तुएं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्राप्त करता है। मृदा ढीले अजैव तथा अपघटित जैव पदार्थों की पतली परत है जो भूपृष्ठ को ढके हुए है। मृदा के निर्माण में विभिन्न कारकों का योगदान होता है। ये कारक मूल शैल पदार्थ, जलवायु, उच्च समय तथा वनस्पति पूर्व रूप से विकसित मिट्टियों में मृदा परिच्छेदिका का विकास होता है। इसमें 4 परत या स्तर स्थितियाँ होती है। प्रत्येक परत की विशेषताएं भिन्न होती है। मृदा अपरदन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें मृदा अपरदन का विनाश तथा टकराव शामिल है। बहता जल, पवन, समुद्री लहरें तथा हिमनियाँ अपरदन के मुख्य कारक हैं। मृदा अपरदन के कई प्रकार हैं, जैसे पवन अपरदन, परतदार अपरदन या अवनालिका अपरदन। मृदा अपरदन का हटाया जाना पानी की मात्रा व गति, ढाल के स्वरूप, मृदा के गठन व बनावट, पवनों की आवृत्ति या वर्षण के स्वरूप पर निर्भर करता है। मानव की अपने कृत्यों के द्वारा प्राकृतिक सत्यों को सहयोग देकर मृदा अपरदन की समस्या में वृद्धि कर रहा है। मृदा संरक्षण से तात्पर्य उन विधियों से है जिनके द्वारा मृदा अपरदन रोका जा सकता है। इन विधियों में वनों की रक्षा, वृक्षारोपण, समुच्च रेखीय जुताई, सीढ़ीदार व पट्टीदार कृषि, बांध बनाना तथा बाढ़ नियंत्रण आदि शामिल है। दोस्तों, चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो चले, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।